वेलकम टू माय चैनल बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर और केकेजी क्लासेस में दोस्त ऐसा मैंने क्यों बोला दो चैनल का नाम क्यों लिया क्योंकि आपको केकेजी क्लासेस के ऐप पर पढ़ाई हो रहे हैं और अगर यूट्यूब पर हैं आप ठीक है ना तो बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर ठीक है ना मेरे दोस्त तो फटाफट एक बार ज्वाइन हो जाइए। आज आपका लेक्चर होने वाला है हिस्ट्री इतिहास। ठीक है ना मेरे दोस्त एक चीज यहाँ पे छूट गया है, क्या चीज मैं आपको बता दूं। इतिहास आपने थंबनेल में देखा होगा, इतिहास के क्या है, राजा नगर और किसान क्या है, राजा नगर और किसान यानी कि आरंभिक आरंभिक अर्थव्यवस्था। उसी चैप्टर का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है दोस्त। यहाँ पे मैं लिखना छूट गया हूँ, मैं लिख देता हूँ। याद रखना क्लास 12 का इतिहास, क्या कहा, क्लास 12 के हिस्ट्री, जिसको आप इतिहास समझते हैं, इतिहास कहते हैं, तो 12 का हिस्ट्री इतिहास ठीक है ना का चैप्टर 2 है। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, मैं कल से लिख के आऊंगा, छूट गया है मेरे दोस्त। ठीक है यह चैप्टर नंबर 2 है इतिहास का, क्लास 12 का। यह बिहार बोर्ड का है मेरे दोस्त, तो आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इस चैप्टर नंबर 2 में कि इतिहास लेखन में, लेखन मतलब होता है आपको बुक में, ठीक है ना, यह इतिहास का जो पहले लेखन होता था, तो इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। अभिलेखों का महत्व पूछा गया है। अभिलेखों का महत्व क्या है, देखिए अभिलेख जो होता था ना, वो कैसे, तो अब इसके लिए पत्थर पे, लोहा पे, बड़े बड़े चट्टानों पे लिखा जाता था। कैसे, उसको खोद खोद कर, जैसे कि आप देखे होइएगा कोई कोई चीज पे आज भी लोहार जो होता है उसको लकड़ी से काट काट के अपने एथी से होता है ना, काट काट के लिखता है। ठीक है ना, लिखता है, और वही इसके लिए क्या होता है, अभिलेखन कहलाता है। सिंपल क्या है, अभिलेखन उन्हें कहा जाता है जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर वस्तु पर, कठोर वस्तु पर खुदाई होते थे। ठीक है ना, खुदे होते थे, मतलब समझिए जैसे कि कोई लकड़ी की वस्तु, उस पर देखिए कोई सामान अगर कोई चीज लिखा हुआ है तो उसको काट काट कर लिखा जाता है। उसे खोद कर, जैसे पत्थरों को क्या, पत्थरों को छोटा छोटा एकदम खोद खोद करके, जैसे कि आपको पत्थर बड़ा चाहे उस पर कैसे हम खोदेंगे, छोटा छोटा खोद खोद के छेद कर करके, छेद कर करके लिखते हैं। उसी प्रकार के खुदे हुए होते थे। अभिलेखन में क्या होता है, अभिलेखन में इनकी इनकी यहाँ पे उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे होते थे। जो पहले के जमाने की बात होता था, तो पहले के लोगों के लिए ये चीज उसमें लिखा हुआ रहता था मेरे दोस्त। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ रहता था, तो याद रखना उन लोगों की उपलब्धियां, जो उनकी उपलब्धि प्राप्त की है, जैसे आप लोग सफलता से समझिए, सफलता प्राप्त किए हैं, उपलब्धियां, उनकी क्रियाएं, क्रियाएं वस्तु जो होता है, क्रियाकलाप जो होता है, यानी कि दिनचर्या, मतलब आप किस तरह से जिंदगी जी रहे हैं, ये सब चीज वह पत्थर पर, मिट्टी पे, और साथ में लोहा की वस्तुओं पर ये चीज को खोद कर लिखते थे, उसी को अभिलेखन कहते हैं। इसकी महत्वपूर्ण क्या है, इसकी महत्ता क्या है, इस पर बात करते हैं। तो अभिलेखन समझ गए, अभिलेखन उन्हें कहते हैं जो पत्थर, मिट्टी, धातु के बर्तनों पर खुदे हुए होते थे या खुद कर लिखे जाते थे। ठीक है ना, अभिलेखन में इन लोगों की उपलब्धियां, जो सफलताएं हैं, सफलताएं और क्रियाकलाप या विचार लिखे होते थे, उनके जो विचार आए, या कुछ टेक्नोलॉजी मिल गया, पहले के जमाने में बहुत सारा टेक्नोलॉजी मिलता था, भाई इससे करोगे तो ये चीज प्राप्त होगा। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी सब चीज क्या लिखा होता था अभिलेखन में। इसकी विशेषताएं क्या समझ गए, विशेषताएं में देखते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ पे विशेषता है, क्या समझिए अभिलेखन की विशेषता। ठीक है ना, देखिए अभिलेखन एक प्रकार के यहाँ पे स्थायी प्रमाण होते हैं। ठीक है ना, स्थायी प्रमाण होते हैं, इससे पता चलता है, जैसे कि आज बुक है, तो बुक से क्या होता है कि भाई आज के जमाने में कभी भी कुछ चीज रिसर्च हुआ था, आज लिखल है, हम लोग पढ़ रहे हैं बुक के माध्यम से। उसी प्रकार से अभिलेखन भी ऐसा ही होता था। कोई अगर राजा अगर है, ठीक है ना, अगले पुरुष के लिए क्या करता था, पत्थरों पर लिखकर उसको सजा देता था, लकड़ी पर लिख करके, साथ में लोहे के वस्तुओं पर लिख करके, मिट्टी के जो बड़े बड़े कीले होते थे उस पर भी लिख देते थे, जो बेसिकली कठोर हो। तो अभिलेखन एक प्राचीन स्थायी प्रमाण है, जो कई अभिलेखों में इसका निर्माण की तिथि भी यहाँ पे खुद ही होती है। तिथि यहाँ तक भी, ये भी उसमें, जैसे आज के जमाने में देखिए घर बनता है तो घर के आगे प्लेट लगा दिया जाता है कि सन इतना में इसका निर्माण हुआ। बड़े बड़े देखिएगा तो वहां पे लिखल होगा, सन लिखल होगा खोद करके, ठीक है ना, उसको गहरा करके, सन इतना, सन इतना, मतलब निर्माण कब हुआ, तो सन वहां पे बगल में लिख दिया जाता था। सेम वही कंडीशन है मेरे दोस्त कि अभिलेखों में इसकी निर्माण की तिथि भी, जो अभिलेखन का जो निर्माण कब हुआ उसका तिथि भी उसमें लिखा हुआ रहता था। साथ में इसकी विशेषता क्या है, प्राचीनतम अभिलेखन प्राकृतिक भाषाओं में लिखी जाती थी। प्राकृतिक भाषा क्या होता है समझिए, प्राकृतिक उन भाषाओं को कहा जाता है जो
जन समाज या जन सामान्य की भाषाएं होती हैं, जो मतलब प्राकृतिक भाषा जो लोग वहां के भाषा बोलते हैं, जन सामान्य की भाषा जो सब कोई पढ़ सकता है, ठीक है ना, उसी को अभिलेखन कहते हैं। तो समझ गया। और यह क्वेश्चन याद रखना, बिहार बोर्ड के 2013, 18 और 7 में आपको 2020 के एग्जाम में पूछा गया, बिहार बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे दोस्त, कोर्स ज्वाइन करने के लिए केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिस पर लाइव कोर्स स्टार्ट हो चुका है, मात्र 499 का है। मेरे दोस्त याद रखना, 499 में ऑल सब्जेक्ट है, जिसमें आपको आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट, साथ में हिंदी इंग्लिश भी है, ठीक है ना मेरे दोस्त। याद रखना, इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे दोस्त पीडीएफ नोट्स लाइव कोर्सेज 10th 12th सभी का है, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एक बार दोस्त 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। जो मौर्यकालीन जो हमारा इतिहास था, उसके बारे में कुछ उल्लेख करना है। और यह क्वेश्चन 2015 और 2019 के एग्जाम में पूछा गया। आप देख सकते हैं कि बीएसवी के 2015 और 2019 के एग्जाम में पूछा गया है कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करना है। तो इसकी प्रमुख स्रोत क्या है, चलिए बताते हैं आप। ठीक है, देखिए मौर्य वंश, जो मौर्य वंश था या मौर्यकालीन वंश, तो मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों में मिलते हैं। साहित्यिक भी मिलते हैं, पुरातत्व, पुरातत्व मतलब होता है क्या, इससे पहले पढ़ाए थे, पुरातत्व मतलब होता है खुदाई से प्राप्त। जब खोद करके, जैसे कि और कहीं अंदाज लगा दिया, चाहे घर बन रहा है, उसको खोदेंगे तो वहां पे प्राचीन वस्तुएं निकलती है। इससे यह पता चलता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ था, और उसे देख कर यह पता लगाते हैं भाई यहाँ पे कोई चीज था, ठीक है ना। और कहा मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी दो तरह से मिलती है, एक तो ऐतिहासिक मिलती है और एक पुरातात्विक मिलती है। दोनों तरीका से इसका मौर्यकालीन वंश का इतिहास हमको मिलता है, स्रोतों में होती है, ठीक है ना। याद रखना, जो मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत से होती है। सबसे पहले यहाँ पे इतिहास साहित्य की बात करें, साहित्यिक स्रोतों में यूनान यात्री मेगास्थनीज, आपने नाम सुना होगा मेगास्थनीज का। तो मेगास्थनीज ने अपने बुक में एक लिखा है, उसका नाम क्या है यहाँ पे, वृतांत। वृतांत एक बुक है जिसमें वो लिखा है, कौन, तो मेगास्थनीज। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि वृतांत के राइटर कौन है, लेखक कौन है, तो याद रखना मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज यात्री था। मेगास्थनीज कौन था, यात्री था, विदेशी यात्री था, जो भारत के दौरा पे आया था, ठीक है ना। तो वही कहा गया है यहाँ पे साहित्यिक स्रोत में यूनान यात्री, कहाँ के यात्री था, यूनानी। दो ऑब्जेक्टिव क्लियर, कि मेगास्थनीज कहाँ का था, यूनानी यात्री था, ठीक है ना। तो यूनानी यात्री मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया वृतांत। और यहाँ पे कैटिल्य, दो प्रकार के वृतांत और कैटिल्य का अर्थ अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण है। इसी में यह चीज मिलता है मौर्यकालीन के बारे में, मौर्य वंश के बारे में। आज के आधुनिक थोड़ी पता है कि मौर्य वंश भी था। अब ना टेक्नोलॉजी हो गया, तब चलो भाई अब लिखोगे तो पहले के जमाना के लिए टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखना, वृतांत और यहाँ पे कैटिल्य का अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण था, ये किसके द्वारा लिखा गया था, मेगास्थनीज। तो साहित्यिक रूप से ऐसे देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, ठीक है ना। पुरातत्व क्या है, तो पुरातत्व स्रोत में क्या होता है, अशोक के अभिलेखन महत्वपूर्ण है। जैसे कि पुरातत्व मतलब होता है खुदाई के द्वारा प्राप्त, ठीक है, प्राचीन। उसी प्रकार से जब पुरातत्व हुआ, आई मीन खुदाई हुआ, तो वहां पे प्राप्त हुआ अशोक चक्र, ठीक है ना। उससे यह पता लगाया गया कि अशोक के अभिलेखन महत्वपूर्ण है। अशोक का अभिलेखन महत्वपूर्ण है, अशोक द्वारा लिखा गया चीज है वह अभिलेखन आपको सुना दे, अभिलेखन महत्वपूर्ण है। यह अभिलेखन अशोक के विचारों की अच्छी जानकारी देते हैं। उनके विचार जो भी थे, अच्छे विचार थे, वह चाहते थे भलाई, अच्छे विचारों का क्या करते हैं, जानकारी देते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं, इनमें इसके धर्म के प्रचार भी का उल्लेख है। यानी कि अशोक जो था धर्म का प्रचार किया, उसका भी उल्लेख इस लेखन में किया गया है। तो ये मेरे दोस्त है क्या, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत, जो आराम से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बहुत इजी तरीका से। बस इसको 2 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा सिंपल बेस में। क्या आप सीधा लिखिएगा कि यहाँ पे मौर्य वंश का इतिहास साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों का स्रोत है। साहित्यिक की बात करें तो यूनानी यात्री मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया वृतांत में देखने को मिलता है। और पुरातत्व में हमारा अशोक का अभिलेखन महत्वपूर्ण है, और अब अशोक के विचारों की अच्छी जानकारी मिलता है, और वह उसके धर्म का भी उसमें उल्लेख किया गया है। सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त देख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त। साथ में आपको बता दे कि आपके लिए कोर्स लॉन्च हो चुका है आर्ट्स का, तो आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइएगा। जो भी स्टूडेंट है आर्ट्स वाले को बताइए कि यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो चुका है ऑल सब्जेक्ट का। बहुत कम प्राइस है, 499 में ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है ना। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, सब चीज आपको प्रोवाइड हो जाएगा। केकेजी क्लासेस का ऐप पर डाउनलोड कर लीजिएगा। चल अगला क्वेश्चन है, अशोक के धम्म के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए अशोक के विचार क्या था, धम्म का विचार क्या था, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए सम्राट अशोक ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को अपने माता पिता को, अशोक ने कहा उसके धर्म के बारे में, उसके धम्म मतलब उसके अपने बारे में क्या विचार थे, ठीक है ना। तो अशोक जब, देखिए सिंपल बात क्या है, अशोक पहले पंडित था, बाद में जब बौद्ध धर्म अपनाया, उसका इतना दहशत था तो वो एक प्रण ले लिया कि भाई हम आज के बाद कभी भी तलवार नहीं उठाएंगे, तलवार नहीं उठाएंगे। लेकिन उसके खिलाफ कोई ऐसा नहीं हुआ बंदा जो उसके खिलाफ कोई उसको साजिश रचे, क्योंकि इसका उसका ऐसा मतलब था ना उसका दहशत कि तलवार छोड़ा है, चलाना नहीं भूला है, ठीक है। तलवार छोड़ा है लेकिन चलाना नहीं भूला है। उसी प्रकार से अशोक यानी कि सम्राट अशोक ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ठीक है ना, शिक्षा का सम्मान करनी चाहिए, और चाहे यहाँ पे अहिंसा एवं सच्चाई का पालन करना चाहिए, यानी कि वो सच्चाई का पालन करना चाहिए, झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए। उन्होंने सभी मनुष्य मनुष्य से पशु वध और यहाँ पे बाली से बचने के लिए कहा, ठीक है ना। किससे बचने के लिए, पशु वध और बाली से यहाँ पे बचने के लिए कहा। उन्होंने जानवरों, नौकरों और कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार न करने के लिए कहा, बात कही है। यही उसकी धर्म की बात करता है, यहाँ पे धर्म की बारे में जानकारी देता है। देखिए अशोक बाद में पहले पंडित था, तो पहले बेसिकली वो बहुत सारा एथी किया, बहुत बड़े बड़े करमाने किए हैं, लेकिन आपको बाद में जब बौद्ध धर्म अपनाया तो सब छोड़ दिया, और वह सबको समझाने लगा कि अपने माता पिता का रक्षा करो, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, शिक्षा की सम्मान कीजिए। साथ में वह शिक्षा के सम्मान करने के बाद साथ साथ वो कहता है, यहाँ पे देखो हिंसा, यहाँ पे अहिंसा और सच्चाई की साथ दीजिए, जो सच्चाई है अहिंसा है उसी को साथ दीजिए, ठीक है ना, साथ में पालन करना चाहिए। उन्होंने मनुष्य से पशु वध और बाल से बचने के लिए कहा, ठीक है ना। देखिए पशु वध, ऐसा नहीं कि पशु का वध कर दीजिए, ऐसा नहीं, पशु वध और बाली से बचने के लिए कहा है, ठीक है ना, उसको मारने से बचाना है, ठीक है ना, पशु को मारना नहीं है, पशु और बाली से बचने के लिए कहा है, ठीक है ना, कहा है। साथ में उन्होंने जानवरों और नौकरों और कैदियों, जानवर आप समझ रहे हैं, नौकर आप समझ रहे हैं, नौकर जो आपके घर में कोई काम करते हैं नौकर होते हैं, कैदी मतलब कोई गलती किया उसको कैदी रखा गया, तो ऐसा नहीं कि उसको सजा दो, तो कैदी के साथ यहाँ पे मानवीय व्यवहार न करने का सलाह दी, ऐसा नहीं कि मानवीय व्यवहार कीजिए। ये बस के लिए पे शोक के धर्म के बारे में आप क्या समझते हो उसके बारे में जानकारी था। यह क्वेश्चन आप देख सकते हो 2014, 2013, 2011 के एग्जाम में ऑलरेडी बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट कर सकते हो। कोर्स ज्वाइन करना है, फिर भी आप नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट कर सकते हो। दोनों अलग अलग है, व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हो, केकेजी क्लासेस के ऐप के माध्यम से ले सकते हो, ठीक है ना। और बोर्ड एग्जाम में कुंदन से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। फटाफट मेरे दोस्त, डेली क्लास चलता है 6 बजे शाम को, डेली क्लास चल रहा है, लाइव क्लासेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे मौर्य प्रशासन की जानकारी, प्रशासन मतलब समझ लिया आज का हमारा पुलिस प्रशासन है, तो मौर्य के समय के प्रशासन कैसे थे। भाई वहां पे भी आज का प्रशासन है कि भाई, अगर सिंपल बात है, पुलिस का काम क्या है, पुलिस का काम है चोरों को पकड़ना, अपराधियों को पकड़ना, बस उतना ही काम है। पकड़ने के बाद उसको सच्चाई उगलना, इससे ज्यादा कुछ काम नहीं। उसके बाद कोर्ट को सौंप दिया जाता है, अब कोर्ट फरियाएगा जो फरियाए, बस इतना ही काम है। उसी प्रकार से उस समय के प्रशासन क्या क्या कर सकते थे, तो उस समय के प्रशासन 3 प्रकार के होते थे, कैसे कैसे समझिए। देखिए मौर्यकालीन या मेगास्थनीज के वृतांत से पता चला, ऐसे कैसे पता चल सकता है भाई, उस समय मौर्यकालीन में कोई अभी के समय का जो कोई जिंदा था ही नहीं, ठीक है। तो उस समय कहां पता चला, मेगास्थनीज भी एक व्यक्ति था, यूनानी यात्री था, जो भारत के दौरे पर आया था, और उसके बुक से पता चला, कौन से बुक, वृतांत से। याद रखना, मेगास्थनीज के वृतांत से पता चला, मेगास्थनीज का एक बुक है वृतांत, उसी से पता चला। कैसे, देखिए कि वहां के कैसे पुलिस प्रशासन थे, वहां के कैसे कैसे प्रशासन थे, ठीक है ना, प्रशासन और रक्षा व्यवस्था कर सकते। मेगास्थनीज के वृतांत से पता चला, क्या चला,
पता चला कि पाटलिपुत्र जैसे बड़े नगरों के लिए विशेष नागरिक प्रबंधन की व्यवस्था थी। पाटलिपुत्र आप समझ रहे, पाटलिपुत्र वहां का राजधानी था, ठीक है ना, मौर्य कालीन का। याद रखना पाटलिपुत्र आपको पता ही है, उसका राजगृह और पाटलिपुत्र दो हुआ करता था। राजगृह जो आज राजगीर के नाम से है, राजगृह, ठीक है, राजा के घर, राजा गृह, राजा गृह, राजा के गृह मतलब घर, राजा के घर को राजगृह कहते हैं, आज उसको राजगीर के नाम से बोलते हैं। सीधा समझ लीजिए, मेगास्थनीज के वृत्तांत से पता चला कि पाटलिपुत्र जैसे बड़े, क्या, बड़े नगरों के लिए विशेष नागरिक प्रबंधन था, ठीक है ना, नागरिक प्रबंधन की व्यवस्था की गई थी, ठीक है ना, की गई थी। इन नगरों के लिए 20 सदस्यों की एक समिति थी, 20, कम से कम 20 आदमी का एक सदस्य था, ठीक है ना, समिति था, सदस्य था, जो बोर्ड के विभक्त की गई थी, जो उसको बोर्डों में विभक्त किया गया था, अलग अलग बोर्डों में बांट दिया गया था, ठीक है ना। प्रत्येक बोर्ड में 5 सदस्य थे, प्रत्येक बोर्ड में 5 सदस्य थे मेरे दोस्त, और उसको कितने भागों में, सभी में बांट दिया गया था, लगभग 4 भागों में बांट दिया गया था, 3 भागों में बांट दिया गया था, ठीक है ना। बोर्ड निम्नलिखित ढंग से अपना कार्य करते थे। देखो सिंपल क्या है कि आपको पाटलिपुत्र जो बड़े नगरों के विशेष नागरिक प्रबंधन थे, जिसमें 20 लोगों का एक सदस्य का एक समिति था, जो बोर्ड के विभक्त किए गए थे, बोर्ड के माध्यम से विभक्त कर दिया गया था कि इस सदस्य में इतना आदमी, इस सदस्य में इतना आदमी, इस सदस्य में इतना आदमी, ठीक है ना। तो इसमें प्रत्येक बोर्ड में 5 सदस्य थे, ठीक है ना, 5 सदस्य थे, और ये बोर्ड निम्नलिखित ढंग से का अपना कार्य करते थे। सभी बोर्ड अपना अपना कार्य करते थे। पहला क्या है, देखिए देखिए, पहला पहला का कार्य क्या था, पहला जो पहला बोर्ड था, तो पहला का कार्य क्या था, यहाँ पे पहला का जो कार्य था, ठीक है ना, काला कौशल की देखभाल, काला कौशल की देखभाल था, वहां के लोगों को देखभाल करना था, उसका मजदूरी कितना हुआ ना, जो वहां पे जो द्वारपाल से लेकर सैनिक है उसका मजदूरी कितना हुआ, उसका पैसा, मतलब लेन देन का काम, काला का देखभाल। दूसरा का काम क्या था, ठीक है ना, दूसरे का समझिए, दूसरे का कार्य यहाँ पे विदेशी को देखभाल, जो दूसरा जो कार्य उसका विदेशी यात्रा जो आएंगे उसका देखभाल करना है, विदेशियों को देखभाल करना है। पहला का कार्य जो आपका, पहला का जो काला का देखभाल करना था, काला कौशल का देखभाल, यानी कि अपने नागरिकों के, अपने नागरिक जो प्रजा है उसका देखभाल करना था। दूसरा का काम विदेशियों का, मतलब जो यात्री आते थे उसका देखभाल करना था। तीसरा देखिए, तीसरा बोर्ड का कार्य जन्म मरण का हिसाब करना था, जन्म मरण, कौन आदमी मर गया, कौन आदमी जन्म लिया, उसका हिसाब रखना पड़ता था। तीसरा का बोर्ड का कार्य था। चौथा क्या कार्य था, ठीक है ना, चौथा, क्योंकि भाई सबकी रक्षा व्यवस्था है। आज हमारा क्या है, कोई जनसंख्या के बारे में जानकारी रखता है, तो कोई हमारा खेत खलिहान के बारे में जानकारी रखता है, मतलब सभी, आज भी हमारा आज भी प्रशासन बहुत प्रकार से बांटा गया है। कोई चोरों को पकड़ता है, तो कोई क्राइम को जानकारी लेता है, सीआईडी है, सीबीआई है, पुलिस प्रशासन है। पुलिस में कितने प्रकार के हैं, कुछ पुलिस आपके घर के बगल में रहते हैं, कुछ पुलिस आपको, कुछ प्रशासन होते क्या होते, आर्मी के रूप में रहते, एयरफोर्स, मतलब बहुत प्रकार के। उसी प्रकार से इसमें अलग अलग बांटा गया था। पहला कार्य अपना प्रजा का देखभाल करना, दूसरा का कार्य क्या था मेरे दोस्त, विदेशियों की देखभाल करना, तीसरा का कार्य क्या था मेरे दोस्त, तो तीसरा का कार्य क्या था, जन्म मरण का ध्यान रखना। चौथा का कार्य क्या था, व्यापार का प्रबंधन करना, किससे व्यापार करना है, किस राजा के साथ व्यापार करना है, कौन सामान कहाँ से आएगा, किधर से आएगा, कि राजा को खाने के लिए, मतलब हर एक चीज व्यापार संबंधित कार्य करना, चौथे का कार्य। और पांचवा का क्या था, ठीक है ना, पांचवे का कार्य क्या था, यहाँ पे शिल्प शिल्पालयों के बने, जो शिल्प जो होता है ना, मतलब सूती, सूती होता है, या सिल्क जो होता है ना, सिल्क, याद रखना, शिल्पालयों से बनी वस्तुओं को देखभाल करना, जो वहां की बनी वस्तुआ जो होती थी उसका देखभाल करना पांचवा का कार्य था। ये बेसिकली वहां का रक्षा व्यवस्था था, ठीक है ना। वही कहा मौर्य प्रशासन का जानकारी, मौर्य प्रशासन, प्रशासन मतलब रक्षा व्यवस्था जो था, प्रशासन समझ रहे, पुलिस प्रशासन कहते थे, उसी प्रकार के मौर्य प्रशासन की जानकारी क्या है उसके बारे में देना था, जो आराम से दे सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपको 2012 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया, 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियां का वर्णन करें। देखिए विक्रमादित्य की जो उपलब्धियां की थी, उपलब्धि क्या प्राप्त की, उपलब्धियां मतलब वह क्या, मतलब अपने होता है ना सक्सेस, सीरियस में सक्सेस क्या क्या हुए, जैसे आपको कहा गया आपको उपलब्धि, आप पढ़े इतना दिन से, क्या आप प्राप्त कर लिए, क्या उपलब्धि प्राप्त किए, आप बताइए, क्या आप उपलब्धि किए, क्या सफलता प्राप्त कर लिए। वही बात है कि यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि उसका वंश था विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रम
द्वितीय यानी कि द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियां का वर्णन करें। यह आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है, जो चलिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2017, 2014, 2011 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया बिहार बोर्ड के। आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसकी हम आंसर की बात करते हैं तो समझिएगा, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य की गिनती भारत के विशेष या भारत के योग्य सम्राटों में की जाती है। योग्य मतलब सबसे बेहतरीन, कहता ना यह योग्य इस चीज के लिए है। तो याद रखना, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य की गिनती जो है भारत के योग्य सम्राट में किया जाता था, योग्य राजा के रूप में इसकी गिनती की जाती थी, ठीक है ना, गिनती की जाती है। वह क्या था मेरे दोस्त, वह एक सफल तथा महान विजेता था। सफल भी था और महान भी था। महान इसलिए क्योंकि वह बहुत बड़े बड़े काम किए थे, ठीक है ना, विक्रमादित्य की बात कर रहा है। तो याद रखना गुप्त वंश, या याद रखना चंद्रगुप्त विक्रम, चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य का संतान था। तो याद रखना चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य की गिनती भारत के महान सम्राट में किया जाता है। वह वह क्या था, वह एक सफल और क्या था, बलवान, या कह सकते हैं मतलब तेज बुद्धि का सफल और महान विजेता था, ठीक है ना, महान विजेता था। वह साहित्य व्यक्ति था, क्या मैंने दोस्ता, वह हाँ सॉरी साहसी व्यक्ति था। साहसी मतलब उसके पास वीरता कूट कूट कर भरा था, साहसी व्यक्ति था, ठीक है ना, वह साहसी व्यक्ति था। वह कठिन परिस्थितियों में क्या करता था, वे अपने वहां पे अपने धैर्य को नहीं खोता था। देखो मेन होता है क्या, अगर आपके पास मुसीबत आ जाता है तो अपने धैर्य को खो देते हैं, उससे लड़ना नहीं जानते। बस ये सोचते हो कि भाई हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं, हम अब सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बहुत सारे आपके मन में बातें चलने लगता है। तो जी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने कठिन परिस्थितियों में अपने धैर्य को नहीं खोना है। अपने जो अंदर के एक धैर्य होता है उसको खोने मत दो। हो सकता है कि आपका कुछ बुरा वक्त चल रहा हो, बुरा वक्त है, समय बीतता है, क्योंकि समय ही वक्त होता है, समय ही आपका लाइफ है। समय जैसे जैसे चलता रहता है, क्योंकि समय रुकता नहीं है, वैसे वैसा वक्त आपका बदलता रहता है, कभी भी एक जैसा नहीं होता है मेरे दोस्त। उसी तरह से क्या कहा, यह कठिन परिस्थितियों में भी क्या था, अपने धैर्य को खोता नहीं था, धैर्य को बनाए रखता था। उसने अपने उसने अपने बाहुबल से गुप्त सम्राट का विस्तार किया था। क्या विस्तार कर उसकी यहाँ पे अत्यंत सेवा की मतलब अत्यंत उसका सेवा किया, जिसके फलस्वरूप गुप्त सम्राट की नींव अपने कमजोर अभी क्या है, नींव कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया, नहीं हुई। इसी वजह से क्या हुआ, उसको गुप्त वंश की साम्राज्य जो था वहां के कमजोर नहीं पड़ने दिया, क्योंकि वह बहुत बलवान के साथ साथ बहुत बुद्धिजीवी था। साथ में वह क्या पाता, वो अपने अगर परिस्थिति खराब चल रहा है फिर भी अपने धैर्य बनाए रखता था। उसके पास एक दिल में यह लालसा था कि भाई अभी है, कभी ना कभी तो जीतेंगे, लास्ट तक वह अपना कर्तव्य और अपना सम्राट समर्थन करता था कि भाई जो होगा देखा जाएगा। इस वजह से वो सफल था। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, देखो क्या है, वह क्या था, बेजोड़ क्या था, बेजोड़ सेनानी था। बेजोड़ क्या था, सेनानी, यहाँ पे सेना नायक था। सेना नायक मतलब बहुत बड़ा सेना नायक था, बेजोड़ सेना नायक था। वह अपने देश में विदेशियों को देखना नहीं चाहता था। और एक और विक्रमादित्य का एक कारण था, वो अपने देश में विदेशियों को टपने नहीं देता था, खदेड़ देता था, भाग यहाँ से, बिलगा देता था, ठीक है ना, विदेशियों को नहीं देखना चाहता था। इसलिए उसे उसको यहाँ से खदेड़ दिया था, मतलब वह बिलगा दिया था कि भाग यहाँ से, हमारे देश में तू क्या कर रहा है। मतलब उसको देखना नहीं चाहते थे विदेशी को, बस अपना है वही विदेशी को खदेड़ देते थे। यह आपका चंद्र दोस्त राजा, यहाँ पे राजा किसान और नगर का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग आज, याद रखना 12th के इतिहास का चैप्टर नंबर 2 है, राजा, नगर और किसान, ठीक है ना, आरंभिक अर्थव्यवस्था जिसका चैप्टर का नाम है, पूरे चैप्टर का नाम इतिहास का चैप्टर नंबर 2 है। तो मेरे दोस्त ये समझ में आएगा चंद्रगुप्त के द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियां क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे विक्रमादित्य की उपलब्धियां जो यहाँ पे भारत की महान सम्राट में की जाती है। वह अपने सफल और महान विजेता थे। वह क्या थे, महान और सफल विजेता थे, ठीक है ना, वह क्या थे, साहसी व्यक्ति थे, और कठिन परिस्थितियों में अपने धैर्य को खोते नहीं थे, ठीक है ना, नहीं खोते थे। उसने अपने बाहुबल से गुप्त सम्राट की विस्तार कर उसकी अनंत सेवाएं की थी। अपने मतलब सम्राट से अपने अपने जो था ना ताकत से एक सम्राट बैठाया, क्या उसको कहते हैं,
गुप्त साम्राज्य की विस्तार की और उसकी बहुत सेवा की, अत्यंत सेवा की, ठीक है ना? अत्यंत सेवा की फलस्वरूप, उसके फलस्वरूप क्या हुआ? फलस्वरूप गुप्त सम्राट की नींव कभी भी कमजोर नहीं पड़ने दिया, कमजोर नहीं पड़ने दिया। और यह एक क्या थे? आप एक बेजोड़ सेनानी था और वह अपने देश में विदेशियों को टपने नहीं देता था, विदेशियों को देख नहीं चाहता था, इसलिए विदेशियों को खदेड़ दिया था। ये आपको 5 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको। ठीक है, एक बार फ्री शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, प्लीज एक बार शेयर कीजिएगा। ठीक है ना मेरे दोस्त, इस चैप्टर में अभी इतना ही रखते हैं। इस चैप्टर का और क्वेश्चन, 5 और क्वेश्चन है जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे, क्योंकि एक ही दिन इतना पढ़ने से नहीं होगा, धीरे धीरे पढ़ना है। और मेरे दोस्त यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट क्लियर होगा। पीडीएफ नोट्स के लिए आपको नीचे नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट कर सकते हो। पीडीएफ हो, नोट्स हो, लाइव कोर्सेस हो, 10th हो, 12th हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, सभी का मेरे दोस्त यहाँ पे क्लासेस चल रहा है। केकेजी क्लासेस का ऐप है, डाउनलोड कर लीजिएगा। और बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।